लोगों की सूरतों पर निगाह डालो तो क्या ये ख्याल नहीं आता इन लोगों में कितने ऐसे लोग होंगे जो हर घड़ी किसी की मौत की कामना करते होंगे और कितने ऐसे होंगे जो कामना नहीं करते होंगे, दृढ़ निश्चय कर चुके होंगे। क्या तुम्हारा खुद का कभी जी नहीं चाहा कि तुम किसी का खून कर दो? हाँ, चाहा ना, और अभी भी चाह रहा है। क्या तुम्हारा खून करने का? अरे मजाक मत करो भाई, ये तुम क्या ऊट पटांग बातें कर रहे हो। अच्छा मेरा ही सही, कैसे करोगे ये बताओ। कमाल है यार, जब से यहाँ आए हो तुम्हारे सर पर खून सवार है। जवाब दो, कैसे करोगे? गला दबा दोगे, डुबो के मार दोगे, कुछ खिला दोगे या बिजली का करंट छुआ दोगे या फिर शूट कर दोगे? शूट करूँगा, बाय गॉड सच में तुम्हें शूट कर दूँगा। लेकिन गन कहाँ से लाओगे जिससे मुझे शूट करोगे? जाहिर है कि शूट करके पकड़े तो जाना नहीं चाहोगे, और गन कोई ऐसी होनी चाहिए जिससे तुम्हारा टेस्ट तक ना मिल पाए। एक मुअज़्ज़िज़ वकील ऐसी गन कहाँ से मुहैया करेगा? अरे मैं तुम्हें शूट करना क्यों चाहूँगा? वजह कोई भी हो सकती है, मसलन मेरे से नफ़रत करते हो। मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ? फ़र्ज़ करो, खाली सोचो भाई, मैं ख्याल भी नहीं कर सकता तुम्हें शूट करने का, किसी भी हालत में नहीं। नहीं, कत्ल करना कोई हंसी खेल है? यूँ खुदकुशी का सामान करना कोई मजाक है? कत्ल मतलब सज़ा, फांसी, उम्र कैद तो यकीनन। अरे पकड़े जाने पर ही तो। फिर भी कोई पागल ही होगा ना जो जान का खतरा मोल लेगा इतना बड़ा। लेकिन नो लेकिन, तुम जाहिर है कि मजाक कर रहे हो, लेकिन बहुत ही घटिया मजाक है। एक बीमार सोच का नतीजा है। तुम्हें डॉक्टर की इमदाद है, मैं खुद डॉक्टर हूँ, लेकिन काबिल डॉक्टर की, जो मैं नहीं हूँ। अब बस करो यार। तो महान क्रिमिनल लॉयर कपिल कोठारी अपना भेद देने से कतरा रहा है। कैसा भेद? कि वो सेफ अनट्रेसेबल गन कहाँ से मुहैया करेगा? कहीं से नहीं भाई, जवाब दो यार। मैं पहले कुछ और कहना चाहता हूँ और करना चाहता हूँ। क्या? तब तक वो वापस अपने होटल के सामने पहुँच चुके थे। तुम्हारे भेजे को लुब्रिकेट करना चाहता हूँ। वो पहले से लुब्रिकेट है। कोठारी ने उसकी बाह थामी और उसे बार में ले आया। साहब को जरा ब्लैक लेबल लगाओ, डबल। ओ नो, सिंगला ने तत्काल प्रतिवाद किया। हो यस, कोठारी उससे ज़्यादा पुरजोर लहजे में बोला। सोमवार दोपहर के करीब अपने क्लिनिक से सिंगला ने नमिता को फ़ोन किया। मालूम पड़ा मोबाइल ऑफ था। उसने कॉटेज का फ़ोन बजाया तो कोई जवाब नहीं मिला। उसने ग्रैंड रोड ओमेगा के ऑफिस में फ़ोन किया। मालूम हुआ कि साहब का प्रोग्राम एक्सटेंड हो गया, बुधवार को आएंगे। उसने बुधवार को नमिता को फ़ोन किया तो बात तो हुई, लेकिन वो बड़ी रुखाई से बोली कि शनिवार से पहले मुलाकात नहीं हो सकती थी। शनिवार की दोपहर 2 बजे के करीब हल्की हल्की बारिश के बीच वो उसके फ्लैट पर पहुंची। वो कॉलर वाली शर्ट और काली जीन्स पहनी थी और उसकी सूरत पर वो रौनक नहीं थी जो 4 दिन की तफरी से पैदा हुई होनी चाहिए थी। उसने बगलगीर होकर मिलने की कोशिश की तो वो जानबूझकर परे सरक गई। क्या बात है, पूना में मज़ा नहीं आया? आया, बढ़िया कटी। गुड, तुम कैसे हो? ठीक। घर में वोदका या जिन है? हाँ है जिन। ठीक है, लाइम जूस के साथ ड्रिंक बना लाओ। अभी? ड्रिंक्स की ट्रे के साथ वो वापस लौटा तो उसने उसे ड्राइंग रूम में सोफे पर पसरे बैठे सिगरेट के कश लगाते पाया। वो सोफे पर उसके करीब बैठ गया। दोनों ने चीयर्स बोला। मुझे खुशी है कि तुमने दिल पक्का कर लिया। किस बाबत? तुम्हें मालूम है किस बाबत? मुझे कोठारी मिला था, उसने तुम दोनों के माथेरान के वीकेंड के बाबत मुझे बताया, और ये भी बताया कि नशे में तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे थे। कैसी बहकी बहकी बातें? भाई खून खराबे से ताल्लुक़ रखती बातें, आदमी आदमी को कैसे मारता है, हर किसी का जी चाहता है कि वो किसी का खून कर दे, कत्ल के लिए गन कैसे मुहैया की जाती हैं, ऐसी बातें। अरे वो तो नशे में मैं वैसा बोल उठा। दिल की तुम्हारी तमन्ना तुम्हारी ज़बान पर आ गई। नहीं, वो क्या है कि तुम कोठारी से पूछ रहे थे ना कि सेफ अनट्रेसेबल गन कैसे मुहैया की जा सकती है। कोठारी कहता है कि शुक्र था वो बात तुमने उससे पूछी थी, किसी और से पूछते तो वो उसे पूरी गंभीरता से लेते। ऐसी बेवकूफ़ी क्यों की तुमने? क्यों मुंह फाड़ा? अरे वो तो मैं यूं ही तफरी ले रहा था, उससे चुहलबाजी कर रहा था, सीरियस तो कुछ नहीं था।
अच्छा, और क्या? बाय द वे, ये क्या बात हुई कि कोठारी से मिलने को तुम्हारे पास टाइम था लेकिन मुझसे मिलने का नहीं था? क्योंकि तुम मेरे अपने हो और कोठारी वो तो बस है। क्या? क्या मतलब? सदा आजकल बहुत बिजी है, फिरकी की तरह घर और ऑफिस के बीच फिरता है, कॉटेज पर भी नहीं आता, तारदेव वाले फ्लैट में डेरा डाले हैं। मैंने शिकायत की तो मुझे भी वहाँ बुला लिया। ग्रैंड रोड के ऑफिस से आशा अपार्टमेंट्स का वो फ्लैट कितना करीब है ये तो तुम्हें मालूम है। तुमसे मिलने के लिए मैं वहाँ से कैसे कहीं खिसक सकती थी? फिर भी ऐसी कोशिश करती तो अपनी हालत बैल मुझे मार जैसी करती। तो आज फिर कैसे आई? गोरे से आई हूँ, कुछ सामान वहाँ से कलेक्ट करना था इसलिए कॉटेज पर गई थी। तो आगे तुम्हारा रहन सहन तारदेव में चलेगा? मैं क्या कह सकती हूँ, मालिक का मुनहसर है। मालिक? सदा? मालिक? तुम्हारा इशारा किसी और मिल्कियत की तरफ जान पड़ता है। समझ लो ऐसा ही है। बेकार की बातें छोड़ो। सिंगला खामोश रहा, लेकिन उसकी सूरत से इस राल के भावना के। देखो, मालिक तो वो बराबर है लेकिन मेरा नहीं। वो मेरा जिस्म इस्तेमाल कर सकता है, वो समझता है वो बन सकता है, वो मेरा मालिक बना हुआ है, लेकिन गलत समझता है। वो तो किराएदार है, किराएदार प्रॉपर्टी की सुविधाएं भोग सकता है, प्रॉपर्टी का मालिक नहीं बन सकता। और किराएदार आते जाते रहते हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है। अभी तक नहीं हुआ लेकिन हो सकता है। अभी तक नहीं हुआ? तो मैं गिनो तो हुआ। सिंगला का जी चाहा कि उसी से कोठारी की बाबत पूछे, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई। बात कुछ और हो रही थी। हाँ, सदा के बिजनेस की, एक्सट्रीम बिजनेस की। वो क्या है ना कि वो शरद शिराली वाला सिलसिला बहुत बड़ी मुसीबत बनने की धमकी दे रहा है और सदा के काबू से बाहर होता जान पड़ रहा है। उस वजह से सदा फिरकी बना हुआ है। पुणे वाला ट्रिप भी उसने मज़े के लिए नहीं किया था, उसी सिलसिले में था। शिराली के सिलसिले में ही उसने वहाँ और आसपास कुछ लोगों से मिलना था। उसने इस बात का भी इंतज़ाम करना था कि ओमेगा पर कोई उंगली ना उठने पाए। फिर आगे उसका यूरोप का ट्रिप खड़ा है। तुम भी तो साथ जा रहे हो ना? पूना वो तुम्हें साथ क्यों लेके गया था? भाई मर्जी उसकी। किसकी? सदा की? मालिक की? हाँ, यही समझ लो। और फिर भी कहती हो तुम्हारा मालिक नहीं। अभी भी कहती हो। तुम ना बाल की खाल निकाल रहे हो। जिस सेंस में मैंने वो बात कही थी वो अभी भी बनी हुई है। ये दुनियादारी है। बतौर पति उसका अधिकार है जिन्हें उसने इस्तेमाल किया। वो तुम्हें इसलिए साथ लेकर गया क्योंकि वो पीछे अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। नॉनसेंस। पहले भी तो छोड़ के जाता था ना। अब फ़र्क आ गया महसूस करता था। कैसा? पिछले सोमवार उसने कुछ ऐसी बातें कही थी जिनसे मुझे लगा था कि कोठारी को लेकर उसे तुम पर शक था। नहीं, गलत। तुम्हें गलत लगा था। जो उसने कहा होगा उसका तुमने गलत मतलब समझा। बड़े यकीन से कह रही हो? हाँ, बहुत यकीन से कह रही हो। तुम्हारे और कोठारी के बीच कुछ नहीं है? कुछ भी नहीं है। वो तो मुझे ऐसा कह रहा था जैसे कोठारी उसकी निगाह में हसद का मारा आशिक हो। तुम पागल हो क्या? मैं इतनी चालू आइटम हूँ कि तुम्हारे होते एक कोठारी से रिश्ता पालूंगी? ये कहते कि सदा तुम्हारी बाबत कोई हिंट दे रहा था तो कोई बात भी थी। नहीं, वो मुझे कोठारी से खबरदार कर रहा था। किस बाबत? मुझे तो लगा था कि उसी बाबत। क्या कहने, सदा की निगाह में बीवी के दो यार, और वो एक को दूसरे से खबरदार कर रहा था। हम मैं क्या बोलूँ, मुझे तो ये तक लगा कि फॉरेन ट्रिप पर अपने साथ वो मुझे इसी वजह से ले जा रहा है। वाह, क्या कहने। कोठारी को क्यों नहीं ले जा रहा? मुंबई के सारे एलिजिबल नौजवानों को क्यों नहीं ले जा रहा? अरे मुझे क्यों नहीं, जिसकी तरफ से तुम समझते हो कि उसे इतने अंदेशे हैं? ये तो तुम्हारी बात में दम है। शायद मेरे ही सुनने या समझने में कोई गलती हुई। बहरहाल बात कोई और हो रही थी। तुम कोठारी से मिलने का वक्त निकाल सकती हो, लेकिन जल रहे हो। तड़प रहा हूँ। सिंगला ने गिलास एक और रख दिया। उसने उसको बाहों में लेने की कोशिश की, लेकिन नमिता ने उसे परे धकेल दिया और नया सिगरेट सुलगा लिया, जैसे वो उन दोनों के बीच वार्निंग सिग्नल हो। कोठारी सदा का वकील है, वो धुआं उगलती बोली। जब कोई प्रॉब्लम आंग खड़ी होती है तो उन दोनों का चोली दामन का साथ बन जाता है। पूना से लौटने के बाद कॉटेज पर या फ्लैट पर सदा जितनी बार लौटा, कोठारी उसके साथ था।
एक बार कॉटेज में सदा का एक ज़रूरी फ़ोन आ गया था, जिसकी वजह से खड़े पैरों से कहीं जाना पड़ा था, और तब कुछ मिनटों के लिए मुझे कोठारी से बात करने का मौका मिला था। बस इतनी सी बात है जिसकी वजह से तुम सुलग सुलग के दिखा रहे हो। सॉरी, नेवर माइंड नाउ। बहरहाल तुम्हारे मंसूबों की बात जो मुझे पता लगा उससे मुझे संतोष हुआ, लेकिन शर्म भी आई। जो काम मुझे खुद करना चाहिए था उसको तुमने करने का मन बना लिया था, लेकिन मैं भी क्या करूं, आखिर औरत हूं ना, मर्दों जैसा दिल दिखा नहीं सकती। अच्छा छोड़ो ना वो किस्सा, नहीं अब वो किस्सा नहीं छोड़ा जा सकता, लेकिन काश मैं ऐसी बुज़दिल ना होती, काश मेरे बनाने वाले ने मुझे मर्दाना हौसले से नवाजा होता। छोड़ो ना। उसने जिंक का एक घूंट भरा, कुछ क्षण सोचा और फिर बोली, तुम ये नहीं समझना मैं कुछ नहीं कर सकती तो कुछ करा भी नहीं सकती। मैं झोपड़पट्टी की पैदाइश हूँ, जहाँ एक से एक पहुँचा हुआ किरदार मिलता है। धारावी में ऐसा कोई मर्द बच्चा तलाश कर लेना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं जो मेरी मनुहार बग किसी को खल्लास कर दे, लेकिन ये अपनी गर्दन हमेशा के लिए दूसरे के हाथ में देने जैसा काम है, ब्लैकमेल को शह देने जैसा काम, आसमान से गिरकर खजूर में अटकने जैसा काम, एक प्रॉब्लम को हल करने के लिए दूसरी उससे बड़ी प्रॉब्लम खड़े करने वाला काम कौन मांगता। सिंगला ने अनमने भाव से सहमति में सर हिलाया। लेकिन तुम, मैं क्या? वो हड़बड़ाया। तुम कोई झोपड़पट्टे के किरदार तो नहीं हो, तुम उसके डॉक्टर हो। तुम चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। क्योंकि मैं उसका डॉक्टर हूँ? हाँ स्वीट हार्ट, इसी वजह से कुछ नहीं कर सकता। उसकी मौत के लिए कोई डॉक्टरी नुस्खा इस्तेमाल करना, खुद पुकार पुकार के कहना होगा कि उसका डॉक्टर ही उसका कातिल था, इसलिए उसकी मौत की वजह मेडिकल नहीं एन उलट होनी चाहिए। सुपारी किलिंग, अंडरवर्ल्ड जॉब, गैंगलैंड एलिमिनेशन हिट। देखो, तुम इसकी वजह बनो या ना बनो, ये काम तो मुझे करना ही होगा, वरना मैं ताज़ जिंदगी सदानंद पुणेकर नाम के मदारी के डुगडुगी पर नाचता बंदर नहीं बना रहना चाहता। इसलिए मुझे कुछ करना है। तो तुम उसकी डुगडुगी बने ही क्यों? कोई चॉइस नहीं थी। आपे से बाहर हुई ख्वाहिशों ने मुझे पीछे से धक्का दिया। मैं जाकर उसके कदमों में गिरा। उठ के पैरों पर खड़ा हुआ तो पाया कि मेरे गले में रस्सी बंधी हुई थी। उसका दूसरा सिरा उसके हाथ में था। मुझे कतई इम्कान नहीं था कि मैं बेखी जाने वाला था, कि मैं या इन था या डैड था। अब मेरे सामने दो ही चॉइस है, मैं एक बड़ा गुनाह करूं और आज़ाद हो जाऊं, या ताज़ ज़िंदगी पुणेकर के लिए गुनाह करता रहूं और मौत की तलवार हर घड़ी मेरे सर पर लटकती रहे। कहने का मतलब ये है हनी कि मैंने जो कदम उठाना है अपने लिए उठाना है, तभी मेरा कोई भविष्य है, तभी हमारा कोई भविष्य है। क्या करोगे और कैसे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कब बताएगा? जब मुझे एक ऐसी साइलेंसर लगी हुई गन मुहैया हो जाएगी जिसकी शिनाख्त नामुमकिन होगी, जिसकी मिल्कियत ट्रेस करने का कोई ज़रिया नुमाया नहीं होगा। क्यों? ऐसी वजह क्यों? वो गन मौकाए वारदात से बरामद होगी। पुलिस ऐसी गन की मिल्कियत उसको इस्तेमाल करने वाले तक ट्रेस करने में कामयाब हो गई तो सोचो उसका क्या अंजाम होगा। और इस बाबत तुमने कोठारी से बात क्यों की? क्योंकि मैं नशे में था, और उससे नहीं तो किससे करता? मुझसे। तुम क्या करती? दोनों चीज़ें, गन और साइलेंसर तुम्हें मुहैया कराती। मुझे नहीं सोचा था कि तुम ऐसा कर सकती हो। वाकई कर सकती हो? हाँ। एक और ड्रिंक प्लीज़। हाँ अभी। उसे नए ड्रिंक्स तैयार किए। अच्छा बताओ कैसे कर सकती हो? गन और साइलेंसर का इंतज़ाम तुम्हें सुनना अच्छा नहीं लगेगा, परवाह नहीं, बताओ। डांसर बनने से पहले थोड़ा अरसा मैं डिमेलो रोड के एक बार में कैबरे करती थी। तब मेरा स्टेज नेम जूली था। तब एक मवाली, एक भाई मेरे पर लट्टू हो गया था। नाना मराठे नाम था। अपने आप को छोटा राजन के गैंग का आदमी बताता था, लेकिन था कोई लोकल मवाली। उसे तुम्हारी खबर नहीं? ना, और लग जाए तो? कैसे लग जाए? वो सपने में भी नहीं सोच सकता कि डिमेलो रोड की मामूली कैबरे डांसर मिसेस सदानंद पुणेकर बन गई हो सकती थी। दूसरे वो तब भी उम्रदराज शख्स था जिसकी ख्वाहिशों की बुझती आँच बस मेरी वजह से भड़क उठी थी। अब 4.25 साल बाद वो बिल्कुल ही बुझ चुकी होगी। फिर तो उसे तुम्हारी याद भी नहीं होगी।
मैं दिलाऊंगी ना याद। जूली को कैसे भूल जाएगा वो, जिसे वो कहता था कि उसने ता जिंदगी उस जैसी हसीन औरत नहीं देखी थी। तो तुम्हारा इरादा गन और साइलेंसर उससे हासिल करने का है। लो, और मैं क्या कह रही हूँ, करेगा वो तुम्हारा काम। यकीनन अपनी जूली के किसी काम आने में वो उसे खुशी होगी। अच्छा, एक बात बताओ, गन हासिल होने के बाद उसके बाद क्या होगा? अभी कुछ पक्का नहीं, लेकिन जो होगा, जब होगा, जैसा होगा, होटल महामाया में ही होगा। इस बात की गारंटी है ना कि उसका टाइम शेड्यूल बिल्कुल फिक्स है? हाँ, फुल गारंटी। क्या है टाइम शेड्यूल? मैंने बताया था ना, मंगल, शुक्र और इतवार 3 दिन वो होटल महामाया पहुंचता है। कंफर्म? दिन कभी तब्दील नहीं होते? नहीं। मंगल ना जा पाए तो बुधवार चला जाए, या शुक्रवार ना जा पाए तो शनिवार, या पूरा हफ्ता ही ना जा पाए? नहीं, ऐसा नहीं होता। शाम 8 बजने में 5 मिनट पर वो होटल महामाया पहुंचता है। पूरे 8 बजे मैनेजर पहुंचता है। ये डील अब इतनी स्थापित हो गई है कि दोनों तरफ से ही कोई कोताही होने की कतई गुंजाइश नहीं। जैसे घड़ी एंड टाइम पर अलार्म बजाती है, वैसे एंड टाइम पर 8 बजने में 5 मिनट पर सदा होटल महामाया में कदम रखता है, और एंड टाइम पर पूरे 8 बजे उसका मैनेजर वहाँ उसके पास पहुँचता है। आई सी। तो इससे तुम क्या समझे? समझा तो सही कुछ। क्या? ये कि 5 मिनट, पूरे 5 मिनट वो अपने होटल के स्वीट में अकेला होता है। अब बोलो, तो करोगे उसके लिए 5 मिनट? कम है तुम्हें लगता है? नहीं, काफ़ी हैं, बल्कि काफ़ी से ज़्यादा है। मैंने उसके साथ डायलॉग तो नहीं करना, कुछ और काम तो करना नहीं है, बस इन एंड क्विक आउट करना है, और इसके लिए बहुत टाइम है। ऊपर से ये भी काम में आने वाली बात है कि एहतियात के तौर पर मैंने कौन से टाइम की एलिबाई तैयार रखनी है। उसकी ज़रूरत पड़ेगी? नहीं, लेकिन हर पहलू के लिए तैयार रहने में क्या हर्ज है। ठीक है, इस सिलसिले में मैं कुछ कहना चाहती हूँ। अगर कोई बात उल्टी पड़ जाए, कोई पंगा हो जाए, सब कुछ वेल कैलकुलेटेड होने के बावजूद कोई भी गड़बड़ हो गई, तो मेरा तुम्हारा कोई लेना देना नहीं होगा। सिंगला अपलक उसकी ओर देखता रहा। तो सब कुछ तुम्हें भुगतना पड़ेगा, क्योंकि पंगा पड़ा तो मैं किसी बात की हामी नहीं भरूंगी, हर बात से मुकर जाऊंगी। मेरी हर चंद कोशिश होगी कि उस नाकाम वारदात से मेरा नाम किसी सूरत में न जुड़ने पाए। मेरी एक ही दुहाई होगी कि जो किया तुमने किया, तुम्हारा आइडिया था, तुम्ही ने तैयारी की और तुम्ही ने उस पर अमल किया। अच्छा, ऐसा? हाँ, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, दिलो जान से तुम्हें चाहती हूँ, लेकिन खुद को भी बहुत चाहती हूँ। दुनिया की किसी शय से सबसे ज़्यादा मोहब्बत मुझे खुद से है, इसलिए अपनी हिफाजत के लिए मैं कोई भी कुर्बानी दे सकती हूँ और किसी को भी कुर्बान कर सकती हूँ। तुम्हारी साफ कोई की दाद देता हूँ। यही वो घड़ी थी जबकि ये बात तुम्हें बोलना ज़रूरी था, इसलिए बोली। लिहाजा जो भी कदम उठाना, इस बात को ध्यान में रखकर उठाना। कमाल की औरत हो। अगर बुज़दिली कमाल है तो हाँ, मैं कमाल की औरत हूँ। जैसे भी हो, ऑनेस्ट हो। कोई साथ जिएंगे, साथ मरने का वादा करता है तो साथ जीता तो दिखाई देता है, पर मरता कोई नहीं दिखाई देता। इसलिए मुझे तुम्हारी बात से, तुम्हारे एटीट्यूड से कोई गिला नहीं, लेकिन तुम खातिर जमा रखो, कोई गड़बड़ नहीं होगी, कोई पंगा नहीं पड़ेगा। लेकिन तफ्तीश गहरी होगी, तगड़ी होगी, क्योंकि बहुत बड़ी वारदात होगी। हाँ, लेकिन जो हमारी नहीं होगी। फिर भी कोई ऊंच नीच विचारने का अभी भी मौका है। मैं हर तरह से सोच चुका हूँ। अब मैंने आज़ादी से, अपनी मर्जी से, अपनी शर्तों पर ज़िंदा रहना है, तो उसका मरना बहुत ज़रूरी है। फिर भी कोई पंगा पड़ा, मैं अपने मिशन में नाकाम रहा, तो भी मैं पुलिस के हाथ नहीं आऊँगा। कैसे बचोगे? पहले ही खुद को ख़त्म कर दूँगा। शनिवार को पुणेकर ने अपने कॉटेज पर ड्रिंक डिनर की पार्टी की जिसमें डॉक्टर S.K. जसवाल भी आमंत्रित था। उस बार वो पिछली बार जैसी छोटी पार्टी नहीं थी। पिछली बार की हाजिरी के अलावा वहाँ 10 मेहमान और थे, जिनमें आधे उसे पुणेकर की श्रेणी के ही व्यक्ति लगे। उस पार्टी में उसने घोषणा की कि वो फरवरी को 1.5-2 महीने के लिए विदेश भ्रमण पर निकल रहा है, और उस टूर में उसका पर्सनल फिजिशियन डॉक्टर प्रफुल्ल सिंगला उसके साथ जा रहा है। मैं नौजवान होता तो बीवी को साथ लेकर जाता, उसने उपहासपूर्ण स्वर में कहा,
या गर्लफ्रेंड को साथ लेकर जाता, या बीवी और गर्लफ्रेंड दोनों को साथ लेकर जाता। ऐसा कर पाते? किसी ने पूछा। बिल्कुल, मैं बहुत से ऐसे काम करता हूँ जिनमें दाएं हाथ बाएं हाथ की हरकत नहीं पहचाना, लेकिन अब जो मेरी उम्र है उसमें तो ऐसी कोई बात वैसे ही गैर ज़रूरी है, इसलिए अब मेरा सफ़र का साथी मेरा डॉक्टर होगा। सब हंसे। उस पार्टी में पुणेकर ने सिंगला को एक गुड न्यूज़ दी कि उसके पासपोर्ट की बाबत कोठारी से सब सेट कर दिया था। अब किसी भी दिन कुरियर से उसे पासपोर्ट डिलीवर हो सकता था। कोठारी ने सब सेट कर दिया था? हाँ, ट्रबल शूटर जो ठहरा। पार्टी में वो जानबूझकर डॉक्टर जसवाल से कतराता रहा। उसे अंदेशा था कि डॉक्टर जसवाल कहीं वहाँ उसके एम्प्लॉयमेंट की बात पर उसका फाइनल जवाब हासिल करने की जिद ही ना करने बैठे। मंगलवार को, जो कि नए महीने का जनवरी का पहला दिन था, सिंगला के फ़ोन का बजर बजा। उसने रिसीवर उठाकर कान से लगाया तो उसे रिसेप्शन पर बैठी अपनी नर्स की आवाज़ सुनाई दी। बाहर से कॉल है, सुनेंगे? बाहर से कहाँ से? खेड़ से। कौन? नाम नहीं बोला, बोला कि आपसे बात करेंगे। खेड़ दो। कुछ क्षण बाद उसने कान में एक नई मर्दाना आवाज़ पड़ी। डॉक्टर सिंगला? यस। मैं जूली का नाना बोलता। नाना मराठी। कुछ याद आया डॉक्टर साहब? पिछले साल जब मैं मुंबई में था तो आपने मेरा हर्निया का ऑपरेशन अरेंज किया था, याद? नाना मराठी, छोटा राजन के गैंग का आदमी, भाई। उसके जिस्म में ठंडक की लहर दौड़ गई। वो कुर्सी पर संभल कर बैठा। हाँ, क्या चाहते हो? मेरे को तुम्हारा हेल्प मांगता। वो क्या है, पिछले हफ्ते मेरा एक जिगरी दोस्त वासन। क्या बोला मैं? वासन। हाँ, बाज लोग वैसन भी बोल देते हैं, इसलिए पूछा। उसका लड़का बिल पिछले हफ्ते मुंबई में मर गया, वहाँ बसोवा के बिजली के शमशान घाट में। जिसे वो क्या बोलते हैं उसे, इलेक्ट्रिक करके कुछ, क्रीमेटोरियम, इलेक्ट्रिक क्रीमेटोरियम, विद्युत शवदाह। हाँ वही। उधर उसका अंतिम संस्कार करके सब हुआ। अब बिल, उसकी आखिरी ख्वाहिश थी कि उसकी अस्थियाँ अरब सागर के किनारे दूर कहीं बहाई जाए। तो उसका बाप वासन कोच्चि में उसे लकवा, तो वो बम्बई नहीं आ सकता। मेरे को प्रॉब्लम, तो तुम उधर जाने का और वहाँ से उसकी अस्थियाँ लाने का। ओके? मैं क्यों? और फिर अस्थियाँ क्यों बहाना? वो तो क्रिश्चियन था ना मरने वाला? नहीं, साउथ का, थोड़ा टेम भेजे में जाला, क्रिस्तान बन गया। क्रिस्तान नाम रख लिया, पर मरने से पहले बोला दफनाने का नहीं, जलाने का था। वो लोग मुझे अस्थियाँ क्यों देंगे? मैं बोल के रखेगा ना। कब जाना होगा? कल दोपहर बाद कभी भी। और हाँ, वहाँ जाएगा तो 40,000 रुपये ले जाना। वो उधर देने का मांगता। 40,000 रुपये? डॉक्टर साहब, मेरा ये हेल्प करने का, क्योंकि तुमको याद होगा कभी मैंने तुम्हारा हेल्प किया। उधर मुंबई एक टाइम तुम्हारे पास पैसा नहीं तो 40,000 उधार लिया, याद आया? हाँ। लौटाना मांगता? हाँ। अभी बोले तो एक ही टाइम में दोनों काम कर सकते। और वहाँ जाके उसके मालिक का नाम, वो क्या है, इलेक्ट्रिक, मिस्टर स्मिथ है, माइकल स्मिथ। मैं उसको बोल के रखेगा तुम कल 3 बजे अस्थियाँ लेने पहुँचेगा। ठीक है। हाँ, पर चेक नहीं चलेगा? अच्छा, मिस्टर स्मिथ को कैश मांगता होएगा। ठीक है, कैश ही मिलेगा। नाम क्या बोला मरने वाले का? विलियम स्मिथ का बेटा बिल, समझे? अजीब इत्तेफाक है, मरने वाले का नाम भी स्मिथ है और क्रीमेटोरियम के मालिक का नाम भी स्मिथ है। चालू नाम है ना। मरा कैसे? कैंसर खा गया अंदर से। तो तुम कल 3 बजे वर्सोवा मिस्टर स्मिथ के पास पहुंचता है 40,000 लेकर। हाँ, थैंक यू। अगले रोज़ वो वर्सोवा पहुंचा। वहाँ इलेक्ट्रिक क्रीमेटोरियम तलाश करने में उसे कोई दिक्कत नहीं हुई। ऐसी जगह इलाके में एक ही होती थी, इसलिए उसे हर कोई जानता था। शीशे का दरवाज़ा ठेल कर वो भीतर लॉबी में दाखिल हुआ। वहाँ एक रिसेप्शन डेस्क था जिस पर एक युवक मौजूद था। उसे देखकर युवक उठ खड़ा हुआ और ख़ुद उसके करीब पहुँचा। यस सर, मिस्टर माइकल स्मिथ से मिलना है। आपका नाम? मेरा नाम? जी हाँ, इत्तेफाक से मेरा नाम भी स्मिथ है।
आपका अपार्टमेंट है? हाँ, आप उधर तशरीफ़ रखिए, मैं मालूम करता हूँ। सिंगला ने सहमति में सर हिलाया, लेकिन बैठने का उपक्रम नहीं किया। लॉबी को लांघ कर वो युवक पिछवाड़े के एक बंद दरवाजे पर पहुंचा और उसे धकेल कर उसके पीछे गायब हो गया। उल्टे पांव वो वापस लौटा। आइए, सिंगला उसके साथ हो लिया। पिछले दरवाजे से आगे एक गलियारा था जिसमें दाएं बाएं दोनों तरफ दरवाजे थे। युवक ने उसके लिए एक दरवाज़ा खोला और उसके भीतर दाखिल होते ही उसके पीछे बंद कर दिया। सिंगला ने अपने आप को एक सजे सजाए ऑफिस में पाया। वहाँ ऑफिस टेबल के पीछे एग्जीक्यूटिव चेयर पर कोई 51 साल का दुबला पतला आदमी बैठा था। सिंगला को देखते ही जिसके चेहरे पर मशीनी मुस्कुराहट आई। प्लीज़ कम सर, वेलकम। सिंगला कमरा लांघ कर टेबल के करीब पहुंचा। हैव अ सीट। थैंक यू। मैं माइकल स्मिथ, वो बोला। हो, तो आपका नाम भी स्मिथ? हाँ, आप ये फिर स्मिथ कॉमन नाम है ना स्मिथ? सिंगला ने अपना नाम झूठा बताया। तो आप यहाँ पर कैसे आए, हुक्म करिए। वो मुझे नाना मराठे ने भेजा है, जो आजकल खेड़ में है, मेरे को बिल की अस्थियाँ ले जाने का। बिल? वो विलियम स्मिथ, सन ऑफ वासन, ऑल्सो प्रोनाउंस्ड वैसन। उसे सहमति में सह हिलाया। अभी ले जाने का? हाँ, मैं इसी काम से यहाँ आया हूँ। उसने अपनी जगह से हिलने की कोशिश नहीं की। सिंगला ने उसे अपलक देखा। वो शख्स विचलित नहीं हुआ। ओह! एकाएक सिंगला यूँ बोला जैसे कोई भूली बात याद आ गई हो। उसने जेब में से नोटों वाला लिफाफा निकाल कर उसके सामने मेज़ पर डाला। 40,000 नाना ने भिजवाए। तब वो कुर्सी पर से हिला। उसने लिफाफे से निकाल कर 1000 के नोट गिने, उन्हें मेज़ के एक दराज के हवाले किया। उसे लॉक किया और उठकर खड़ा हुआ। अभी आता। सिंगला ने सहमति में सर हिलाया। वो चला गया। सस्पेंस के हवाले सिंगला पहलू बदलता पीछे बैठा रहा। सस्पेंस की वजह ये थी कि 40,000 रुपये तो उसके हाथ से निकल चुके थे। उन पर उसका कोई दावा भी नहीं था, क्योंकि वो नाना ने भिजवाए थे। अब बदले में उसको अस्थियाँ ही मिलती तो वो क्या कर लेता। जूते के डब्बे के साइज़ के एक पैकेट के साथ वो वापस लौटा। लीजिए, आपको मालूम, इसे आपने अरब सागर में किनारे से बहुत दूर फेंकना, क्योंकि मरने वाले की आखिरी इच्छा है। हाँ मालूम। जितना किनारे से फासला होता उतना ही पानी गहरा होता जाता। मालूम? हाँ मालूम। और कोई बात? नहीं, थैंक यू। पैकेट के साथ वो वहाँ से रुखसत हुआ। बाहर सड़क पर पहुँचते ही उसका दिल चाहने लगा कि वो पैकेट को खोले और उसके भीतर झाँके। बड़ी मुश्किल से उसने अपनी इच्छा पर अंकुश लगाया और अपनी कार पर सवार हुआ। सावधानी से कार चलाता हुआ वो दादर अपने क्लिनिक पर पहुँचा। उसने भीतर कदम रखा तो पैकेट उसके हाथ से गिरते गिरते बचा। रिसेप्शन के वेटिंग एरिया में सादे लिबास में इंस्पेक्टर मनोहर पावटे मौजूद था। हेलो, कैसे हैं डॉक्टर साहब? ठीक, कैसे आए? क्या बात है, आपको मेरा आना अच्छा नहीं लगा? अरे नहीं, ऐसे ही पूछा। सरकारी काम से करीब में कहीं आया, सोचा आपसे मिल लूँ। फिर आपकी नर्स ने बताया कि आप 5 बजे के आसपास लौटेंगे, तो 5 बजने वाले हैं, इसलिए इंतज़ार करने बैठ गया। मुझे अगर आपके आने का पता होता तो मैं जल्दी आ जाता, या जाता ही नहीं। अरे नहीं नहीं, 1 मिनट। वो रिसेप्शन डेस्क के पीछे बैठी नर्स की तरफ घूमा। एनीथिंग फॉर मी? यस डॉक्टर। नर्स ने एक पर्चा थमाया। सब इस पर लिखा है। 5:15 बजे आपका मिसेस मूलचंदानी से अपॉइंटमेंट है। 5:30 बजे का टाइम आपने मिस्टर काले को दिया था, और आज आपने दीक्षित साहब के यहाँ हाउस कॉल पर भी जाना है। ठीक है। हाँ, आप प्लीज़ मुझे 5 मिनट की मोहलत देंगे? वो इंस्पेक्टर की तरफ घूमा। हाँ हाँ ज़रूर, अच्छी प्रैक्टिस चल रही है। नहीं जनाब, आज का इतना अपॉइंटमेंट्स इत्तेफाक है। पावटे को रिसेप्शन पर छोड़कर सिंगला अपने कक्ष में पहुंचा। उसने सबसे पहले पैकेट को एक वॉल कैबिनेट को खोलकर उसमें रखा और बदस्तूर ताला लगाया। फिर बाथरूम में जाकर हाथ मुंह धोए और एग्जामिनेशन रूम में जाकर सूट का कोट उतारकर डॉक्टरों वाला आधी बाह का सफ़ेद कोट पहना। फिर वो रिसेप्शन के उधर के दरवाजे पर पहुंचा और खोलकर इंस्पेक्टर को अंदर आने का इशारा किया। पावटे उसके कक्ष में उसके सामने आ बैठा। चाय पियेंगे? नहीं नहीं, तुम तो बहुत बिज़ी हो, मैं वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। तो कोई ज़रूरी बात? अगर कुछ ऐसा है तो मैं थाने में हाजिर हो जाऊंगा। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा तुम्हारा, इसलिए यहीं ठीक है। अच्छा, आपकी प्रमोशन हो गई? चिट्ठी मिल गई है, लेकिन पोस्टिंग के बाबत अभी कोई हुक्म नहीं आया। तो अभी इसी थाने में है? हाँ। इसलिए अभी भी मेरे सर पर सवार है।
मन ही मन सिंगला ने सोचा। श्यामली सावंत की बाबत को सूझा, याद आया? नहीं, अगर ऐसा होता तो मैं आपको खबर करता। मुझे एक नई बात पता चली है जो आपकी पार्ट एलिबाई मिसेस नमिता पुणेकर के से संबंध रखती है। क्या? मिसेस नमिता पुणेकर श्यामली सावंत से वाकिफ़ थी। आपको इस बात की खबर नहीं थी? नहीं, मुझे कोई खबर नहीं थी और इस बात का हिंट भी नहीं था। लेकिन अगर वाकिफ़ भी थी तो क्या हुआ? ये कोई कत्ल का केस तो नहीं जिसमें कि मकतूला से किसी के ऐसे लिंक से कोई अहमियत हो। इस बात की कोई अहमियत हो सकती है कि जो लड़की आपके फ्लैट में मरी पाई गई उसे आप कतई नहीं जानते थे, लेकिन उसे वो औरत जानती थी। लड़की की मौत के वक्त के आसपास जिसके साथ डिनर करते होने का आपने दावा किया था। तो मैंने आपसे कोई गलत दावा तो नहीं किया? आप डिनर के हमारे तीसरे साथी कोठारी को भूल रहे हैं, वो वकील। तो आप क्या समझते हैं उस वकील के बाबत उसके हवाले हमें डर जाना चाहिए? मैं ऐसा कुछ नहीं समझता और मैं समझता हूँ कि ये और ऐसी तमाम बातें वंस फॉर ऑल हमारे बीच हो चुकी हैं। हो तो चुकी हैं, लेकिन जब तक कोई केस क्लोज ना हो जाए पुलिस के साथ हुई कोई बात फाइनल नहीं होती। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि केस इतनी आसानी से क्लोज नहीं हो जाने वाला। तो मिसेस पुणेकर आपकी पेशेंट है, ये बात भी मैं आपको बता चुका हूँ, वो भी और उनके हस्बैंड भी। इतनी खूबसूरत औरत, नौजवान है और उसने अपना खाविंद अपने से दुगनी उम्र का चुना। हाँ तो, और उसकी पर्सनैलिटी तो बहुत बढ़िया है। ऊपर से आप डॉक्टर हैं। मिसेस पुणेकर आपकी पेशेंट होने के अलावा कुछ और तो नहीं? इंस्पेक्टर, अब एसीपी, आपकी दुआ से तरक्की ना हुई और ज़्यादा गैर जिम्मेदाराना बात करने का लाइसेंस आपके हाथ आ गया। मुझे अंदेशा था मेरा सवाल आपको बुरा लग सकता है। भाई क्या करें, हमारा तो काम है पूछना। सिंगला का दिमाग तेज़ी से काम कर रहा था। क्या उस काइया पुलिसिए को उनके अफेयर की कोई भनक लग गई थी या वो अंधेरे में तीर चला रहा था? वो कुछ जानता था तो उस बात से इनकार करना नादानी होती, नहीं जानता था तो उसकी हामी भर न फंसने वाली बात होती। जवाब दो, पावटे जिद भरे स्वर में बोला। क्या कहना चाहते हैं आप? ये कि मैं मिसेस पुणेकर के साथ सोता हूँ? आप बताइए। ऐसी तो कोई बात नहीं है इंस्पेक्टर साहब, ओह सॉरी एसीपी साहब। तो कैसी बात है? पेशेंट के साथ लेट नाइट डिनर करना आपका मेडिकल प्रैक्टिस में आम बात है? नहीं, इत्तेफाक से मिसेस पुणेकर से मेरी दोस्ती हो गई, लेकिन वो दोस्ती ऐसी वैसी नहीं है। होती तो उस रात के डिनर पर एक तीसरा शख्स एडवोकेट कपिल कोठारी साथ ना होता। क्या कहना चाहते हो? आप मुझ पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, अगर मिसेस नमिता पुणेकर से आपके करीबी ताल्लुकात थे तो हो सकता है आपने उन्हें कभी अपने फ्लैट की चाबी दी हो। वो श्यामली सावंत से वाकिफ़ थी तो उसने उन्हें चाबी आगे दे दी हो। तो ये बात इस सवाल का जवाब हो सकती है कि मरने वाले के पास आपके फ्लैट की चाबी कहाँ से आई। गलत जवाब हो सकती है क्योंकि बुनियाद ही गलत है। मैंने मिसेस पुणेकर को कभी अपने फ्लैट की चाबी नहीं दी। अब उसके स्वर में आत्मविश्वास का पुट आ गया था क्योंकि वो बात सच थी। उनके खाविंद के बारे में क्या कहते हो? कभी मिस्टर पुणेकर को दी हो? अब तो आप बिल्कुल ही बेपर के उड़ा रहे हैं। ऐसा? जी हाँ, सिंगला के स्वर में दृढ़ता का पुट था। मिसेस पुणेकर को आप कब से जानते हैं? मैं दोनों हस्बैंड वाइफ को एक समय से एक साथ ही जानता हूँ क्योंकि दोनों पहली बार इकट्ठे मेरे पास आए थे। उससे पहले आपकी बीवी से कोई जानकारी नहीं थी? नहीं, और ना ही उनके खाविंद से। और आपके पास क्यों है? भाई मैं डॉक्टर हूँ। नहीं, आपको उन्होंने डॉक्टर ही क्यों चुना? क्योंकि एडवोकेट कोठारी ने उन्हें मेरा नाम सुझाया था और वो हमारे पुराने वाकिफ़कार हैं। सच पूछे तो कोठारी मेरे फादर के दोस्त थे। तो बहरहाल आप चारों, वो दोनों मियाँ बीवी, आप और आपके यार एक दूसरे से अच्छी तरह से वाकिफ़ है। दोस्ती कायम है आप लोगों में, यही समझ लीजिए। समझ लूँ? देखिए एसीपी साहब, बात यह है कि मिस्टर एंड मिसेस पुणेकर मेरे सबसे इम्पॉर्टेंट पेशेंट हैं क्योंकि मैं उनसे डे टू डे फीस चार्ज नहीं करता। एनुअल रिटेनर पर, सालाना फ़ीस पर उनका फैमिली फिजिशियन हूँ और वो फीस इतनी तगड़ी है कि उसको भर सकने वाला पेशेंट किस्मत से ही मिलता है।
उन जैसे आधा दर्जन पेशेंट भी मेरे और हों तो जनरल प्रैक्टिस करने की मुझे कोई ज़रूरत ही ना रहे। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि अगले महीने वो यूरोप भ्रमण के लिए निकल रहे हैं और अपने निजी डॉक्टर के तौर पर मुझे साथ ले जा रहे हैं, और इसके लिए वो मुझे 10 लाख रुपए और सारे मेरे तमाम खर्चे उठाएंगे। अच्छा, कमाल है। मैं कोई लंबे एक्सपीरियंस वाला डॉक्टर तो हूँ नहीं। सिर्फ 8 साल हुए हैं मुझे डॉक्टर बने हुए और 4 साल हुए हैं प्राइवेट प्रैक्टिस करते। इस लिहाज से देखा जाए तो ये मेरे लिए कमाल नहीं, करिश्मा है। प्रभु की ऐसी कृपा है जो हर किसी को हासिल नहीं होती। पता नहीं मिस्टर पुणेकर को मेरे में क्या भा गया जो उन्होंने अपने ओल्ड एक्सपीरियंस डॉक्टर के रिटायर होने के बाद उसकी जगह मुझे रख लिया। पेशेंट को राजी रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए मैं जान ना लड़ाऊँ तो क्या करूँ? उसकी बीवी के जरिए उसको मस्का मारने की कोशिश करूँ तो इसमें क्या खराबी है? ताल्लुकात बढ़ाने के लिए हर हथकंडा आजमाने में क्या नुक्स है? और उसमें एक हथकंडा लव मी लव माई डॉग। गुस्ताखी माफ़, लेकिन एन यही बात है। आपके साफ कोई की मैं दाद देता हूँ डॉक्टर। वो तो आप देते हैं, लेकिन आप मेरी पोजीशन भी समझे या नहीं समझे? हाँ, समझ गया। क्या? वही जो आप समझाना चाहते हैं कि आपका बीवी से अफेयर नहीं है, उससे आपका घनिष्ठता की जो वजह है वो प्योरली प्रोफेशनल है। हाँ, और अब मेरी पहली अपॉइंटमेंट का टाइम देने का शुक्रिया। फिर भी मेरी ये हिदायत अभी भी अपनी जगह कायम है। इस केस से ताल्लुक़ रखता कभी कुछ नया, ख़ास तौर से श्यामली सावंत की बाबत सूझे तो फ़ौरन बिना टाइम जाया किए मेरे से संपर्क करना। ओके? यस। वो चला गया। पीछे सिंगला ने चैन की लंबी सांस ली। उसे खुशी थी कि इस बार उसने उस पुलिसिये को बहुत चतुराई से हैंडल किया था। तभी नर्स ने बजर बजाकर मिसेस मूलचंदानी की आमद की खबर दी। उसके फारिग होते ही दूसरी और फिर तीसरी मिस्टर काले के अपॉइंटमेंट का टाइम हो गया। 3-4 जनरल पेशेंट भी आ गए। फिर मिस्टर दीक्षित के हाउस कॉल का टाइम हुआ। नतीजन 8:15 बजे, जबकि क्लिनिक के ग्लास डोर पर क्लोज्ड की तख्ती लग गई और नर्स छुट्टी करके चली गई, उसे उस पैकेट की तरफ तवज्जो देने का टाइम लगा जिसमें नाना के दोस्त के बेटे की अस्थियां थीं। उसने वो पैकेट खोला तो उसमें से एक और पैकेट निकला जिसमें से उसे वो चीज़ बरामद हुई जिसका वो तलबगार था। उसे तसल्ली हुई कि वो 40,000 की ठगी का शिकार नहीं बना था। पैकेट में स्मिथ एंड वेसन ब्रांड के 38 कैलिबर की गन, उसका साइलेंसर और 20 राउंड गोलियां थीं। गन का सीरियल नंबर उसकी इच्छा अनुसार बिल्कुल गायब था और उसको तेल वगैरह देकर एंड चौकस बना दिया गया हुआ था। उसने साइलेंसर को गन की नाल पर चढ़ाया तो वो नाल पर यूं फिट आया कि नाल ही लगने लगा। उसने ट्रिगर ट्राई किया तो वो बिना कहीं अटके बहुत आसानी से खींचा। बढ़िया। उसने 6 गोलियां गन में भरी और गन को वापस कैबिनेट में रखने की जगह एग्जामिनेशन रूम में पड़ी स्टील की अलमारी में लॉक किया। फिर उसने बाकी गोलियों को और सारी पैकिंग को वापस पैकेट की शक्ल दी। ऊपर सर्जिकल टेप लपेट कर पैकेट को मजबूती से बंद किया। अब उसने उस पैकेट को, विलियम स्मिथ की अस्थियों को, किनारे से दूर कहीं समुद्र में प्रवाहित करना था। बहुत टाइम था। आइंदा चंद दिनों में उसका पासपोर्ट उसके अधिकार में आ गया और उसने सफ़र के लिए ज़रूरी अपना साजो सामान भी खरीद लिया। वो जानता था अगर वो अपने मिशन में कामयाब रहता तो उसे उस सामान की कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली थी, लेकिन वो ख़रीदारी फिर भी ज़रूरी थी ताकि सब कुछ नॉर्मल लगता। उस खरीदारी के एक आइटम उसके साइज़ के चमड़ी के रंगत के पतले दस्ताने थे जिन्हें उसने स्टील की अलमारी में गन के साथ रख दिया। उसके बाद जो शनिवार आया वो उन 4 जनों का, पुणेकर मियाँ बीवी, कोठारी और खुद वो, डॉक्टर जसवाल और उसकी पत्नी के साथ एक टॉप के फ्रेंच रेस्टोरेंट में डिनर में कटा। वो डिनर डॉक्टर जसवाल की ज़िद पर हुआ था, जिसका कहना था कि हमेशा वो मेहमान ही हो, मेज़बान कभी ना हो। ये उसे गवारा नहीं हो रहा था। अपने मेहमानों को डॉक्टर जसवाल ने इतना लिहाज किया कि उनको पनवेल आने को नहीं बोला था, जैसे कि वैसे मौक़ों पर खुद वो पनवेल से आता था। डिनर के दौरान डॉक्टर जसवाल ने अपना पुराना सवाल फिर दोहराया। क्या सोचा भाई तुमने? किस बाबत? सिंगला के मुंह खोलने से पहले पुणेकर बोल पड़ा। मेरा नर्सिंग होम ज्वाइन करने की बाबत। ये कैसे तुम्हारा नर्सिंग होम ज्वाइन कर सकता है? ये मेरा निजी डॉक्टर है, पर्सनल फिजिशियन, मालूम? ओहो, तो इस वजह से तुम मना कर रहे थे। पुणेकर की मौजूदगी में सिंगला से झूठ मूठ भी कहते ना बना, वजह तो कुछ और थी।
तदुपरांत उसे उम्मीद थी कि डॉक्टर जसवाल अकेले में या अगले रोज़ फ़ोन पर उससे कोई सवाल करेगा, लेकिन पता नहीं वो भूल गया था या उसने ऐसा करना ज़रूरी नहीं समझा। उसने कोई सवाल नहीं किया। इतवार रात को सिंगला और नमिता की मुलाकात का इत्तेफाक हुआ तो वो डिनर के लिए लोअर परेल के एक तन्हा से रेस्टोरेंट में पहुंचे। उनके बोरीवली में सिंगला के फ्लैट पर मिलने के बाद वो उनकी पहली मुलाकात थी और पिछले रिकॉर्ड के मद्देनज़र काफ़ी मुद्दत बाद हो रही थी। पता नहीं इसी बात का असर था कि सिंगला को तब वो बहुत ही खूबसूरत लगी और उसने ये तक कह डाला कि डिनर तो कहीं भी हो सकता था, कभी भी हो सकता था, क्यों ना वो उसके फ्लैट पर चले। नमिता ने साफ इनकार कर दिया। कुछ क्षण खामोशी से उन्होंने विस्की चुस्की और सिगरेट के कश लगाए। बाय द वे, तुम्हारे नाना से मेरी बात हो गई। क्या? अच्छा, तो वो काम हुआ जिसका तुम्हें इंतज़ार था? हाँ, हो गया। एंड फिट तरीके से हुआ। तो अब वो तुम्हारे पास है? हाँ। चेक कर लिया? एंड टाइम पर धोखा तो नहीं दे जाएगी? नहीं। और अब आगे महामाया? कब? अभी पक्का नहीं है, लेकिन जाहिर है अगली पहली से पहले। ठीक है। आई लव यू। कहाँ लव यू? दिल तोड़ दिया तुमने। अरे सब कसर निकल जाएगी। निकालोगी तो निकलेगी ना। कार में? क्या? ओ नो। हो यस, आई विल ऑर्गेनाइज। देखना तुम। प्रत्याशा से आंदोलित सिंगला खामोश हो गया। मंगलवार को उसने वो रिहर्सल किया जो ड्राई रन कहलाता था। ठीक 1 बजे वो अपने क्लिनिक से निकला और सहज संतुलित रफ्तार से चलता महामाया की दिशा में बढ़ा। दामने रोड और आगे होटल महामाया के सामने पहुंचने में उसे 9 मिनट लगे। वो बाजू की गली में पहुंचा। वहाँ दरवाज़ा उसने बंद पाया, लेकिन उसने धक्का देने से वो खुल गया। उसने भीतर कदम डाला। उसने बाएं निगाह दौड़ाई तो उसे लॉबी का एक हिस्सा दिखाई दिया जहाँ की उस वक्त कोई हलचल नहीं थी। दाएं सिरे पर सीढ़ियाँ थीं जिनको तय करके वो पहली मंजिल पर पहुंचा तो उसने खुद को स्वीट नंबर 102 के एन सामने पाया। उसने घड़ी पर निगाह डाली। अपने क्लिनिक से वहां तक पहुंचने में उसे एन 10 मिनट लगे थे। वापसी में वो लॉबी में से गुजरा। किसी ने उसकी तरफ तवज्जो ही ना दी। लॉबी का ग्लास डोर लांघ कर वो बाहर निकला और पूर्ववत सहज संतुलित रफ्तार से चलता वापसी का सफ़र तय करने लगा। अपने क्लिनिक के दरवाजे पर पहुंचकर उसने फिर अपनी कलाई घड़ी पर निगाह डाली और वापसी में सर्व हुए टाइम का हिसाब लगाया। 10 मिनट। ठीक, बहुत अच्छा। कॉटेज की कॉल बेल बजी। नमिता ने उस घड़ी अपने लिए जिन एंड टॉनिक का पैक बनाया था और सोच रही थी कि वो बार पर ही बैठी रहे, जाकर ड्राइंग रूम के किसी सोफे पर पसरे या बाहर टेरेस पर जाकर ड्रिंक के साथ धूप का आनंद ले। कॉल बेल ने उसका वो फैसला मुलतवी कर दिया। नौकर वहाँ पहुँचा और उसने बताया कि गणपति ऑटोमोबाइल से एक आदमी आया है जो आपसे मिलना चाहता है। वो सकपक आ गई। उसने ये नाम कभी नहीं सुना था। उसने सोचा कि ये कोई सदा का काम था और उसे अंदर बुला लिया। गणपति ऑटोमोबाइल से राजवानी उसको नई कार की डिलीवरी के लिए आया था। हुंडई की सोनाटा, स्टील ग्रे कलर, ब्यूटीफुल आइटम। नमिता को बहुत हैरानी हुई क्योंकि उसने तो कोई कार देखी नहीं थी और कोई ऑर्डर भी नहीं दिया था। तो उसने बताया कि मिस्टर पुणेकर ने कार का ऑर्डर दिया था और मिसेस नमिता पुणेकर उसकी मालिक है। और ज़्यादा डिटेल्स उसे नहीं मालूम थी, वो केवल डिलीवरी करने के लिए आया था। नमिता हैरान हो गई और बहुत ही ज़्यादा खुश हुई। ये कार तो बहुत ही सुंदर है। कितने की होगी? 11 के करीब की है मैडम। कार के साथ एक बुके था जिसे युवक ने निकाल कर नमिता को पेश किया। नमिता ने बुके के साथ लगे कार्ड पर निगाह डाली। उस पर लिखा था, टू माई डियरेस्ट वाइफ विद लव, सदानंद पुणेकर। नमिता के मुंह से खुशी की किलकारी निकल गई। 3 सालों में पहली बार उसे बिना मांगे अपने पति से कोई चीज़ मिली थी और वो भी इतनी कीमती। कार की चाबी इग्निशन में ही लटक रही थी। वो ड्राइविंग सीट पर सवार हुई तो नई कार की खास मुश्क ने उसका मन मोह लिया। उसने इग्निशन ऑन किया और यार्ड में ही 4 चक्कर लगाए। वाह! फिर तत्काल वो संजीदा हुई। सदा तो तब उसे वो तोहफा देना सूझा था जब अपनी तरफ से उसकी चल चल का सामान वो फाइनल कर चुकी थी। फिर उसने लापरवाही से कंधे उचकाए और कार से बाहर निकली। उसने कार के कागजात काबू में किए, चालान पर प्राप्ति स्वीकार करके उसे युवक को वहाँ से विदा किया। वो कॉटेज में वापस दाखिल हुई। उसने पुणेकर को फ़ोन लगाया। मैं बोल रही हूँ नमिता।
वो कार सोनाटा भी डिलीवर हुई। पसंद आई? बेहद। क्यों किया आपने ऐसा? ऐसे ही जी में आया। पहले कभी क्यों नहीं किया? अरे भाई, कभी तो पहल होती है ना। लेकिन कोई वजह? समझो बर्थडे का बिलेटेड गिफ्ट, समझो देर आया दुरुस्त आया। लेकिन अभी मैं बहुत बिज़ी, घर आकर बात करता हूँ। ओके, थैंक यू डार्लिंग। और हाँ, ध्यान से चलाना, नई गाड़ी बहुत तेज़ भागती है। नहीं, मैं तब चलाऊँगी जब तुम साथ बैठोगे। उसमें तो टाइम लगेगा। नो प्रॉब्लम। ठीक है। वैसे ये मुहूर्त किसी और से करा सकती हो। किससे? बोले तो कोठारी से। क्या बात करते हो? हाँ हाँ, पुणे का हंसा। मैं अभी बिज़ी हूँ, रात को बात करेंगे। और लाइन कट गई। रात को वो पता नहीं इरादतन या इत्तफाकन कदरन जल्दी लौटा। घनघोर उत्साह का प्रदर्शन करती नमिता उसके मुख्य द्वार से भीतर कदम डालते ही उसे लिपट गई। थैंक यू डार्लिंग। तेरे थैंक यू का थैंक यू। पुणे का उसे जोर से अपने साथ भींचता उसके होठों पर एक चुम्बन अंकित करता बोला, ऊपर चलें? अभी मेरे को दम तो लेने दे, ड्रिंक लेने दे। हाँ ठीक। उसने एक बार फिर उसका चुम्बन लेकर उसे अपने से अलग किया, आगे ड्राइंग रूम में कदम रखा और सीधा बार पर पहुंचा। वहाँ उसने विस्की का एक बड़ा ड्रिंक तैयार किया और गटागट उसे हलक से उतारा। तुरंत वो दूसरा ड्रिंक तैयार करने लग गया। विस्की से नहीं मरने का, नमिता मन ही मन सोच रही थी। जी भरकर पी ले, मौत की कोई और ही वजह बनेगी। दूसरे ड्रिंक के साथ उसने एक सिगरेट सुलगाया और बाहर से हट के सोफे पर ढेर हुआ। नमिता भी इठलाती हुई सोफे पर उसके पहलू पर बैठी। क्या मौसम है मुंबई का, तौबा। पुणे का बोला, गोरे का जनवरी में क्या यहाँ रहना ज़रूरी है? नमिता नाक चढ़ाकर बोली, वीकेंड्स पर तो ज़रूरी है, तारादेव में फिशिंग नहीं हो सकती ना। लेकिन आज तो मंगलवार है। आज तेरी कार की वजह से हम यहाँ हैं। हो थैंक्स। फिगारो आइलैंड पर 12 महीने मौसम बढ़िया होता है। मैं सोच रहा हूँ कि वहीं पे शिफ्ट कर जाएं। फिगारो के आइलैंड पर सदा के जाकर बसने का मतलब था उसकी, नमिता की यारी ख़त्म, आशिकी ख़त्म, उसकी पर्सनल लव लाइफ को टोटल फुल स्टॉप। सदा के सहयोगी, उसके खास मातहत, वो जहाँ भी जाता उसके साथ जाते। ना जाना चाहते तो भी डंडे के जोर से ले जाए जाते। लेकिन वो तो मुंबई नहीं छोड़ना चाहती थी। वो तो मुंबई के बिना अपनी कल्पना भी नहीं कर सकती थी। और मुंबई में अकेला सदा उसे हरगिज़ ना रहने देता। मेरा मतलब है, तुम थोड़ा अब और मत ड्रिंक करो, थोड़ा सा रेस्ट कर लो, फिर इत्मीनान से पीना, फिर खट्टे चीयर्स बोलेंगे, नई सोनाटा सेलिब्रेट करेंगे। कबूल, बस एक आखिरी पैग और। नमिता ने उसका खाली गिलास थामा और बार पर पहुंची। पीछे पुणेकर ने अपना कोट उतार कर एक और डाल दिया। उसने अपने कमीज़ के बटन खोले और भीतर हाथ डालकर मनी बेल्ट को ढीला करने लगा। इसे उतार क्यों नहीं देते? ड्रिंक लेकर नमिता लौटी तो उसने कहा, लाओ मैं ऊपर रखा हूँ। नहीं, तेरे को मालूम है इसके बिना मैं नंगा महसूस करता हूँ। अर्थी पर भी ये बेल्ट ही होगी तेरे जिस्म पर, कफन नहीं होगा। गुरुवार को सदानंद पुणेकर अपने चेकअप के लिए अपने डॉक्टर के क्लिनिक पर पहुंचा। सिंगला ने उसकी नब्स पकड़कर चेक किया। उसका ब्लड प्रेशर हाई पाया, नब्स तेज़ दौड़ती पाई। ईसीजी निकाला तो उसमें भी नुक्स पाया। पूछने पर पता चला कि पुणेकर ना तो टैबलेट्स टाइम पर लेता है, ना ही उसने पुराने टेस्ट करवाए। अरे डॉक्टर साहब, बोला ना भूल जाता मैं। इतना बिजी आदमी, उतना काम होता है, कोई खाली तो नहीं बैठा ना। अपने लिए तो टाइम निकालना पड़ता ना। निकालूंगा। और आप जानते हैं ये सब कितना ज़रूरी है? हर बार तो दोहराता हूँ, अपने खान पान पर काबू पाइए, पीने से ज़्यादा खाने पर कंट्रोल कीजिए। आप तो यूँ ड्रिंक करते हैं कि यूँ तमाम की तमाम गलत और फसादी चीज़ खाते हैं, जैसे आपने किसी से शर्त लगाई हो। कोई कहता हो कि आपको हार्ट अटैक अगले महीने होगा और आपका दावा हो कि नहीं आज ही होगा। पुणेकर साहब क्यों जान देना चाहते हैं? मेरे मरने से बहुत लोग खुश होंगे। मजाक मत कीजिए और लोगों को खुश करने की जगह खुद को खुश करने की ज़रूरत कीजिए। लाइफस्टाइल चेंज कीजिए तो बच जाऊंगा। आप फिर मजाक कर रहे हैं। देखिए, मौत पर किसी का काबू नहीं, उसकी कोई वजह भी ज़रूरी नहीं, लेकिन फिर भी खुद को तंदुरुस्त रखने में क्या दिक्कत है?
कोशिश तो की ही जाती है ना कि हम सही रहें। फ़िलहाल आपको ख़ास कुछ नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आप अपना ध्यान रखिए, अपनी टैबलेट्स टाइम पर खाइए। अच्छा ठीक है, आप वैसे बहुत समझदार हैं, बाज आ जाइए, अभी मौका है, आगे मौका भी नहीं होगा। आपको कुछ हो गया तो सबसे ज़्यादा अफसोस मुझे होगा। उसकी भवें उठी। भाई आप जैसा पेइंग कस्टमर दूसरा मुझे कहाँ मिलेगा? हो जोक मारा। अब बोली, हाँ करेगा मैं कुछ। पहली से तब से 1.5-2 महीना तुम हर घड़ी मेरे साथ होंगे, मेरे पर वॉच रखना, खाना पीना आप से बाहर ना हो, लौट कर मैं खुद अपना ध्यान रखूँगा। ठीक है, अब काम की बात सुनो। कल शुक्रवार है, कल मराठा मंदिर में शाहरुख की नई फिल्म का एक स्पेशल नाइट शो है, जिसमें चीफ मिनिस्टर चीफ गेस्ट हैं और एंट्री पास के ज़रिए हैं। मैंने 6 पास निकाले हैं। 6? हाँ, 2 हम मियाँ बीवी के, 2 कोठारी और तुम्हारे लिए, 2 मिसेज एंड डॉक्टर जसवाल के लिए। तो डॉक्टर जसवाल मिसेज के साथ आएंगे? हाँ, उनकी मिसेज शाहरुख खान की फ़ैन है। अच्छा, कल तुमने मेरा एक काम करना है, एक ख़ास काम पूरी जिम्मेदारी से करना है। कल की इस मिनी पार्टी में तुम्हें मेरी जगह मेज़बान बनना होगा। क्या? कल शाम की मेरी एक पहले से फिक्स अपॉइंटमेंट है, जिसे मैं भूल गया था। मालूम है कौन सी अपॉइंटमेंट है, सिंगला मन ही मन बोला। उस अपॉइंटमेंट का टाइम कल की पार्टी से क्लैश कर रहा है, इसलिए थोड़े अरसे के लिए मेरी जगह मेज़बान बन के मेहमानों का तुम्हें ख्याल रखना होगा। हमारी मुलाकात की जगह होटल एशिया कॉन्टिनेंटल है। वहाँ बेसमेंट में अरेबियन नाइट्स नाम का एक नया एक्सक्लूसिव बार और क्लब खुला है। खाने पीने के मामले में वो बहुत बढ़िया है। अपनी कल के अपॉइंटमेंट में मुझे ड्राइवर की ज़रूरत नहीं, इसलिए तुम वहाँ पर जाना और उन सबको देखना कि वो मेरी कमी को महसूस ना करें। मैं अपना काम निपटा कर फ़ौरन आ जाऊँगा। लेकिन मेहमान आपकी गैर हाजिरी की बाबत सवाल नहीं करेंगे? करेंगे, बोलना कहीं फंस गया था, पहुंच जाऊंगा, और फिर बोलना शो पर पहुंचूंगा। मेहमान बुरा नहीं मानेंगे? मान सकते हैं, मानेंगे, यही तो तुम्हारा रोल आता है। डॉक्टर साहब, तुमने उन्हें ऐसा एंगेज रखना है, ऐसा एंटरटेन करना है कि उनकी तवज्जो मेरी गैर हाजिरी की तरफ ना जाए तो वहीं ना टिकी रहे। समझ गए? हाँ समझ गया। और पास नमिता के पास है, मैं अपने पास रखूँगा। ठीक है। उसके जाते ही सिंगला ने नमिता को फ़ोन लगाया। क्लिनिक से बोल रहा हूँ, मिस्टर पुणेकर भी यहाँ आए थे। हाँ मालूम, बोल के गए थे चेकअप के लिए तुम्हारे पास जाने हैं। कैसे हैं? वेल, मैं अपने पेशेंट्स की कंडीशन फ़ोन पर डिस्कस नहीं करता। तो मिसेस पुणेकर आप यहाँ आ सकती हैं? हाँ कब? अभी? ठीक है। सिंपल साड़ी ब्लाउज़ पहने, फ्लैट हील वाले सैंडल पहने और मेकअप रही शक्ल के साथ वो क्लिनिक आ पहुंची। उस हाल में वो सिंगला को कहीं ज़्यादा हसीन और नौजवान लगी। दोनों ने अगले रोज़ के प्रोग्राम से संबंधित नोट्स एक्सचेंज करे, यानी कि वो घड़ी आन पहुंची है। नमिता आखिरकार बोली। हाँ, सिंगला ने संजीदगी से जवाब दिया। शुक्रवार उसका खास दिन होता है। कल उसकी महामाया में हाजिरी में कोई तब्दीली तो नहीं आने वाली? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर कल? हाँ, मुझे पूरे 5 मिनट हासिल होंगे। हाँ, गारंटी के साथ। 8 बजने में 5 मिनट से लेकर 8 बजे तक? हाँ, वैसे तो मेरा काम 2 मिनट में हो जाएगा। फिर तो तुम्हें ज़रूरत से 2.5 गुना टाइम हासिल है, नहीं? पूरी तैयारी की तस्दीक उसने मौके की ना की। उसने उसे गन, साइलेंस और चमड़ी के रंग के पतले दास्ताने दिखाए। तुम्हारे नाना का कमाल, मैं नहीं कहती थी वो 40,000 रुपये? ओह, देखो, नॉर्मल चैनल से ऐसी गन 1.5 लाख में बिकती, उसने 40,000 लिए। कमाल है, मेरे साथ 5 करोड़ रुपया शेयर करने जा रहे हो और 40,000 के लिए कलप रहे हो। अरे नहीं, मैं तो तुम्हें बता रहा हूँ कि उसने कोई एहसान नहीं किया, बिजनेस किया है। भाई काम तो आया ना ज़रूरत पे। हाँ, वो तो उसने किया, चौकस, सेटिस्फैक्ट्री, जैसा चाहते थे वैसा। तो फिर कुछ नहीं, नाना को सलाम। लेकिन मेरी वो बात याद है ना, कुछ उल्टा पड़ गया, कोई पंगा हो गया, कोई भी गड़बड़ हो गई तो मेरा किसी बात से कोई वास्ता नहीं होगा। सब तुम्हें ही झेलना होगा, तुम्हें ही भुगतना होगा। याद है ना ये बात? हाँ याद है, मैं नहीं भूला और ना ही भूलूँगा।
सॉरी, अपनी बुज़दिली पर मैं शर्मिंदा हूँ, लेकिन नहीं, ठीक है। तो तुम डरे हुए जान पड़ रहे हो? वक्त आने पर और तो नहीं डर जाओगे ना? इतना तो नहीं दहल जाओगे कि असली काम ही ना कर सको? मैं तुम्हें डरा हुआ लग रहा हूँ? मेरा डरना स्वाभाविक है। कत्ल कोई रोज़मर्रा की हरकत तो नहीं। मैंने तो आज तक कोई मक्खी नहीं मारी। नहीं, मेरा मतलब है। समझता हूँ तुम्हारा मतलब। अभी बहुत वक्त है। वक्त आने पर सब नॉर्मल हो जाएगा। अपने आप पर पूरा काबू रखोगे? हाँ हाँ, पक्की बात। हाँ, देखो अभी टाइम है। तुम्हें लगता है कि वक्त आने पर तुम ये काम नहीं कर सकोगे, आखिरी क्षण पर तुम्हारी हिम्मत दगा दे जाएगी, तो अभी बोलो। ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं अपना काम बखूबी करूँगा, बिना डरे और झिझके। गुड, आई एम ग्लैड। अब आगे सुनो। मुझे अपने लिए एक एलिबाई गढ़नी होगी। उसकी ज़रूरत पड़ेगी? नहीं, लेकिन एहतियात बरतने में क्या हर्ज है? शायद ज़रूरत पड़ जाए। ये सोच के एलिबाई गढ़ के रखने में क्या हर्ज है? कल शाम 8 बजे हम लोग होटल एशिया कॉन्टिनेंटल की नई क्लब अरेबियन नाइट्स में मिल रहे हैं। हाँ, पुणेकर ने मेहमानों के पनवेल से पिकअप का इंतज़ाम किया है, इसलिए वो लोग होटल में कदर जल्दी ही पहुंचेंगे ताकि लेट ना हो जाए। हाँ, तुम्हारी बातों से मुझे लगता है कि तुम चाहते हो कि वो जल्दी पहुंचे। हाँ, फिर तो मैं भी तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैं ड्राइवर को सख्ती से बोल दूँगी कि वो जसवाल दंपत्ति को एशिया कॉन्टिनेंटल में हर हाल में 7:45 तक पहुँचा दे, और फिर तुम्हें उससे भी पहले वहाँ पहुँचना होगा। पहुँच जाऊँगी। मैं तारदेव में हुई तो कोई बात ही नहीं, गोरई में भी हुई तो कोई प्रॉब्लम नहीं। परसों सदा ने मुझे नई सोनाटा कार गिफ्ट में दी है। अच्छा, बधाई। थैंक यू। बहरहाल या तो मैं खुद ड्राइव करके आ जाऊँगी या कोठारी मुझे ले आएगा। उसका आजकल फिर अपना नावल लिखने पर जोर है ना, इसलिए गोरई में ही होता है। वो मुझे पिक कर लेगा और मेहमानों से पहले होटल पहुंचा देगा। उसका जी चाहा वो उससे पूछे कि कोठारी नावल लिखने के लिए ही गोरई में होता था, या उसकी वहाँ मौजूदगी की कोई और वजह थी, जैसे कि पड़ोस से पड़ोसी की बीवी पर बेहतर घात लगाई जा सकती थी। जी के चाहने पर अमल करने का हौसला वो ना कर सका। द बेस्ट, प्रत्यक्षतः वो बोला। और तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? वो ही तो भेद की बात है। उसी से में तो मेरे लिए एलिबाई निकलेगी। कैसे? शाम को यहाँ का क्लोजिंग टाइम 8 बजे का है। मैं एक ही टाइम में 2 जगह कैसे हो सकता हूँ? नहीं हो सकते, इसलिए मेरा लेट हो जाना लाजमी है। यहाँ मेरे कुछ प्री शेड्यूल अपॉइंटमेंट्स होती हैं। ऐसी कोई अपॉइंटमेंट कल मैं 7 बजे के बाद की नहीं रखूँगा, और नर्स को भी 7 बजे छुट्टी कर दूँगा। 7 से 7:30 बजे तक का आधा घंटा मुझे तैयार होने में लगेगा, जो कि मैंने कभी किसी खास पार्टी पर क्लिनिक से ही जाना होता है तो लगता ही है। 7:30 के बाद मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, लेकिन किसी को इस बात की खबर नहीं लगेगी। ओह, तो यही समझा जाएगा कि अपनी रोज़मर्रा के रूटीन के मुताबिक 8 बजे तक तुम यहीं थे। हाँ, आगे 7:45 बजे तुम और कोठारी और दोनों मेहमान मिसेज एंड डॉक्टर जसवाल अरेबियन नाइट्स में होंगे। वो क्लब होटल की बेसमेंट में है, जहाँ की मोबाइल नहीं चलता। 7 बजने में ठीक 2 मिनट पर तुम बोलोगी कि तुम्हें मेरे को कॉल करने का था। फिर क्लर्क की टेबल पर पहुँचोगी और उसकी लैंडलाइन से मुझे फ़ोन करने बहाना करोगी। बहाना करूँगी? फ़ोन नहीं करूँगी। फ़ोन कैसे करोगी? तब मैं तो कहीं और पहुँचा होऊंगा ना। ओह हाँ, सॉरी। फर्जी फ़ोन कॉल मुकम्मल करके तुम वापस उन लोगों के पास पहुँचोगी। उन्हें बताओगी कि मैं बस तैयार हो ही चुका था और वहाँ के लिए रवाना होने वाला था। समझ गई? हाँ, 7:15 तक मैं महामाया से यहाँ अपने क्लिनिक में वापस पहुँच चुका हूँगा। उस घड़ी अरेबियन नाइट्स में तुम उतावलेपन का इजहार करोगी और डॉक्टर जसवाल को बोलोगी कि इस बार वो मुझे वहाँ फ़ोन लगाएं। मेहमान की खातिर कोठारी वो काम करने को बोल सकता है। उसने ऐसा बोला तो उसे करने देना। ज़रूरत यह है कि वो फ़ोन तुम्हारे अलावा कोई दूसरा मुझे करे, क्योंकि इस बार कॉल फर्जी नहीं होगी। इस बार कॉल सच में होगी, और कॉल रिसीव करने के लिए दूसरे सिरे पर मैं मौजूद भी होऊंगा। मैं कॉल रिसीव करूंगा, देर के लिए सॉरी बोलूँगा और बोलूँगा कि फ़ौरन क्लिनिक से रवाना हो रहा था। यूँ ज़रूरत आन पड़ने पर यह स्थापित होगा कि कत्ल के वक्त के आसपास मैं निश्चित रूप से अपने क्लिनिक में था। 7:15 के बाद अरेबियन नाइट्स में पहुंच जाने के बाद तो मैं हर घड़ी तुम लोगों के साथ होऊंगा ही। गुड, कोई शक है तो सही। क्या? तुम्हारे क्लिनिक से निकलकर महामाया जाने और लौटने के वक्फे में, जो कि 25-30 मिनट का होगा, यहाँ कोई नहीं होगा। उस दौरान कोई तुम्हारा रेगुलर या कैजुअल पेशेंट आ पहुँचा तो
तो तुम्हारी एलिबाई का क्या होगा? तो वो तो गवाह होगा ना इस बात का कि तुम उस वक्त वहाँ नहीं थे, राइट। सिंगला ने कुछ क्षण सोचा। उसका इंतज़ाम भी मैंने कर लिया।